एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या टाइप हो सकता है, कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड देन हमने उनके ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बात करी थी कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि एट लास्ट हमें सॉल्व ही करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, मेरे पास सपोज करिए कोई एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसे मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ। ये जो इक्वेशन वन है ना, ये मेरी एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करती है। कैसे? ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी रिलेशन किसके बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, वो n तक जा सकते हैं। तो ये कोई रिलेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये जो इक्वेशन वन है, ये भी एक रिलेशन दिखा रही है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स के बीच में। अब इस इक्वेशन वन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो है y ऑफ x। पर वो y ऑफ x क्या होगा? बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि y ऑफ x, पहली चीज तो हम फाइंड कैसे करेंगे और y ऑफ x होगा क्या। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो दो कंडीशन है, कि कोई भी y ऑफ x कब सॉल्यूशन बनता है। इसके सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि y ऑफ x जो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हम यहाँ n ऑर्डर तक लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो y ऑफ x n टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए। n टाइम डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमारा जो फंक्शन है वो n टाइम डिफरेंशिएबल ही ना हो, तो हम बोलेंगे कि वो y ऑफ x हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो भी हम y ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन लेके चल रहे हैं फाई ऑफ x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर मैं y ऑफ x की जगह फाई ऑफ x पुट कर दूं, तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि f ऑफ x कॉमा फाई ऑफ x, फाई डैश x एंड सो ऑन, फाई n x इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर टू। तो मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर कोई भी एक रिलेशन हमें गिवन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन y ऑफ x इज इक्वल टू फाई एक्स तब बनता है जब ये y x एक तो n टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दूसरी बात ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि इसका मतलब क्या है, कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं जानते ना, तो भी हम काम कर सकते हैं इस बेसिस पे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज करिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मुझे चेक करना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा y ऑफ x वो क्या होगा। ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है कि y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। दूसरा ऑप्शन है y ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है। अब हमें दोनों ऑप्शन चेक करने हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ए और बी में से कौन से सॉल्यूशन बनेंगे। अब देखिए, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स लेके चलता हूँ, तो जो x है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ हम इस इक्वेशन को देखें तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मतलब इन दोनों को पहले तो वन टाइम डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशिएबल इक्वेशन होगी उतने टाइम हमारा वाई एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की है, तो जो भी वाई एक्स है, चाहे वो एक्स हो या साइन एक्स हो, वो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वाई ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं, इसका वन होगा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन, कि अगर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेके चलते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए वन।
अब हमारा दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब हम इस वाई एक्स को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें ना तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए। तो देखिए इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैं रख देता हूँ। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। पर क्या ये हर टाइम ट्रू होता है कि 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स? नहीं, ये कुछ काउंटेबल पॉइंट्स पे ट्रू होता है बट हमेशा नहीं। हमने क्या कहा, फॉर ऑल एक्स की वैल्यूज के लिए। क्योंकि जैसे ही आप एक्स बराबर पाई रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये तो रिलेशन ही गलत हो गया। तो मतलब वाई ऑफ एक्स ने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी बट दूसरी कंडीशन में वो फेल कर गया। ठीक है। अब अगर मैं लेके चलता हूँ, क्या कहते हैं कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स, और अब इसको मैं रखूंगा तो ये क्या आएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी किया, और सेकंड कंडीशन उसने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी किया फॉर ऑल एक्स। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि माना कोई भी एक एफ एक्स वाई वाई डैश वाई की पावर एन इज इक्वल टू 0 एक एन घात की अवकल समीकरण है। मतलब एन ऑर्डर की, एन डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तब एक वास्तविक फलन कोई भी रियल फंक्शन फाई ऑफ एक्स, तो मतलब वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, सॉल्यूशन बनेगा इफ, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, पहला डेरिवेटिव देखिए हमने कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, एन ऑर्डर की। तो फाई डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, फाई डबल डैश एग्जिस्ट करना चाहिए, फाई एन एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, आई मतलब जो इंटरवल हम लेके चल रहे हैं। और दूसरा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट, और दूसरा सेटिस्फाई करना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। अब यहाँ से है ना एक अच्छी चीज पता है क्या निकल के आती है कि अगर आपको पेपर में ये समझ में नहीं आता कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन है, तो आप ऑप्शंस को उठाइए, जैसे अभी हमने लास्ट में किया ना कि अब हमें मान लीजिए इसको सॉल्व करना नहीं आता, तो हम सीधे गए ऑप्शंस पे कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, तो हम ऑप्शंस से चेक कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो आप इसको ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि बस ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखनी है आपको। अब बात आती है कि इन सॉल्यूशंस के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, कोई सॉल्यूशन किस टाइप का होता है। तो जनरली हम इन्हें 3 टाइप के सॉल्यूशन में डिवाइड करते हैं। तो पहला तो होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। हालांकि ये हमारे लिए इतना नीडेड नहीं है, बट हमें नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो मेनली तो हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में सारी चीजें देखनी होंगी। तो जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन होता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन विच कंटेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना, तो उसका जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, जैसे y ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग जो भी बन रहा है, उसमें उतने ही कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए अचर होने चाहिए जितना उसका ऑर्डर हो, जितना उसका ऑर्डर हो। जैसे देखिए यहाँ हमने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रखी है, ये कितने ऑर्डर की है, d2y/dx² मतलब इसका ऑर्डर है 2 इज इक्वल टू 9y। अब इसको सॉल्व करना तो हम बाद में देखेंगे, पर इसका सॉल्यूशन आ रहा है y इज इक्वल टू e की पावर -3 है, e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर -3x। ठीक है, अब ये 2 ऑर्डर किया और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन में देखिए कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, एक तो a आ रहा है, एक b आ रहा है। तो इसका ऑर्डर 2, और जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट।
तो जैसे अगर आपको एग्जांपल देके पूछा जाए कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, वो होगा टू। क्योंकि अगर जनरल सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब उसका ऑर्डर भी होगा कितना, टू। अगर यहाँ हम तीन लेके आ जाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा तीन। पर होना चाहिए ये जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए कि जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो उतने ही इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितना उसका ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब सपोज करिए कि जैसे अभी हमारे पास ये सॉल्यूशन आया था, y ऑफ x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। अब मैं मान लीजिए a की जगह वन रख देता हूँ, b की जगह टू रख देता हूँ, तो ये क्या बना, ये बना एक ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस टू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। मतलब मैंने ए और बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज रख दी इस पूरे जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। कि मैंने ए इज इक्वल टू वन रख दिया, बी इज इक्वल टू टू रख दिया, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज रख दी। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यूज रख सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन अब निकल के आया ना, यही सॉल्यूशन और कुछ नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। मतलब जो सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनता है ना, वो ये होता है कि ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे अभी जो हमने देखे इन जनरल सॉल्यूशन के आर्बिट्री कांस्टेंट आर असाइंड स्पेसिफिक वैल्यूज। स्पेसिफिक वैल्यूज आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे अभी वहां पे देखिए इस ये सॉल्यूशन दे रखा है जहाँ ए इज इक्वल टू तो वन रख दिया, बी इज इक्वल टू फाइव रख दिया, ये लास्ट वाली इसी सॉल्यूशन में। तो हमें ये मिल गया कि ठीक है, ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस फाइव बी फाइव ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, और ये उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। मतलब अगर आपके पास जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स। अब आप a की कोई भी वैल्यूज रख दीजिए और b की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा ना, वो सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि आपने कांस्टेंट की वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज रखी हैं किसमें, जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमारा जनरल सॉल्यूशन से ही मिलता है हमें। और तीसरा होता है लास्ट सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो ना तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो और ना ही वो जनरल सॉल्यूशन हो। मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जैसे जनरल सॉल्यूशन में तो हम कोई भी वैल्यू रखते हैं कांस्टेंट की, तो उससे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां हम कांस्टेंट की कोई भी वैल्यूज रख लें, ठीक है, पर हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। मतलब a singular solution is a solution of differential equation which does not contain any arbitrary constant but cannot be derived from general solution। मतलब जनरल सॉल्यूशन में आप ए और बी की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, फिर भी वो सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, वो सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। अब इन्हें निकालने का तरीका अलग होता है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे भी नहीं, जो हमारी चीज सिलेबस में है, हम सिर्फ वो देखेंगे। बस ये डेफिनेशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना हो, जनरल सॉल्यूशन ना हो, वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब मेनली हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है ना, आपके पास जो आपके सिलेबस में दे रखा है, बस इतना ही लिख रखा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। पर मेनली जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो एक तो आ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और एक आ रहे हैं बर्नौली से, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो हमारे लिए मेन है, बर्नौलीज एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा दो से तीन चीजें और हैं जहां हम सेपरेबल मेथड होता है और होमोजीनियस है, और तीसरा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हम लास्ट में देखेंगे, पर पहले हम इन दोनों की बात करेंगे क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो केवल और केवल इन दोनों मेथड्स के ऊपर बने हैं,
ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन डिपेंडेंट वेरिएबल y and independent variable x if it is or it can be written in the form this। ठीक है, मतलब कोई भी एक dy by dx प्लस में p of x y is equal to q of x, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में होती है ना, हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, dy by dx प्लस में 2xy इज इक्वल टू ई टू द पावर x। यहाँ p ऑफ x क्या है? 2x, और यहाँ qx क्या है? ई टू द पावर x। ठीक है, तो ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉल्व करने का तरीका होता है कि फर्स्ट दो ही स्टेप होते हैं इसमें। ठीक है, पहला स्टेप होता है कि हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं जो होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ई टू द पावर पी एक्स। तो जैसे अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालें, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। और क्या है पी एक्स? पी एक्स है हमारा 2x dx। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय टू, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला हमें ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है कि y ई टू द पावर पी एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, अब ये देखने में बहुत टिपिकल सा लग रहा है, बट ये है नहीं इतना टिपिकल। तो इस चीज को हम है ना क्वेश्चन से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो एएसओ एग्रीकल्चर में आया हुआ है। ठीक है, एएसओ एग्रीकल्चर 2020 वाले पेपर में। तो क्योंकि उसमें भी मैथ्स का सेम पोर्शन होता है जो आपके एसओ में होता है, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन और ऐड कर दी कि y इज इक्वल टू वन व्हेन x इज इक्वल टू वन। वो बात की चीजें पहले हम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें? dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन की हुई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पी एक्स क्या है? पी एक्स है 1/x, और क्यू एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं सॉल्यूशन वो सॉरी फॉर्मूलाज प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 1/x है यहाँ पे, और क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम हमारी इस फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी एक्स वाई तो 1/x पी एक्स, और क्यू एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो क्या होता है? ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो वो क्या मिलेगा हमें? ई टू द पावर 1/x डी एक्स। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब यहाँ है ना, देखिए जो e और log होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना कि एक, और जैसे कोई भी ले लीजिए आप दो, और दो का इनवर्स क्या होता है? वन होता है। ऐसे ही ई और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये वन हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा हमें वो मिलेगा एक्स, क्योंकि ई ऑफ लॉग वन बन जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला? एक्स मिला। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एफ एक्स। ये था। अब वहां हमने क्या है, इसको इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये शायद देखने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट ये है कुछ इस तरीके से। तो अब ये क्या है हमारा? y ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ये। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब डी एक्स, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर 4 प्लस
सी। ये कांस्टेंट आएगा जब तक लिमिट नहीं लगी होंगी यहाँ पे, और लिमिट आपको अभी मिलेंगी भी नहीं। तो x⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, तो जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वो हुआ भी y इंटू एक्स इज इक्वल टू x⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन में ना एक कंडीशन दे रखी है कि अंडर द कंडीशन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि y इज इक्वल टू 1 है जब x इज इक्वल टू 1 है। तो x की जगह 1 रख दीजिए और y की जगह भी 1 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/4। तो अगर आप उसे इक्वेशन में रखेंगे तो यह आएगा xy इज इक्वल टू x⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/4। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा? 4xy इज इक्वल टू x³ प्लस 3। तो अब हम हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा आंसर आया 4xy x³ प्लस 3। तो ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टाइम कम लगेगा। सिंपल सी चीज़ें देखिए, सबसे पहले px को पहचानिए और qx को पहचानिए। सेकंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e टू दी पावर इंटीग्रेशन px dx। थर्ड स्टेप है y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए, qx के साथ मल्टीप्लाई करिए और इस राइट हैंड साइड वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर दीजिए। जो आपको मिलेगा वो आपका सोल्यूशन होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हो तो आपको उसे पुट करना है, और अगर नहीं पुट करना है तो यही आपका आंसर हो जाता। ये जो था यही आपका आंसर होता अगर हमें कंडीशन ना गिवन करी होती तो। ठीक है, तो पेपर में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था एसओ 2021 में। ठीक है, स्टैटिकल ऑफिसर का ही क्वेश्चन है ये। तो ये हमें दे रखा है dy/dx का होल स्क्वायर माइनस ax³ इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी, तो कांस्टेंट के उसमें आ रहा है देखिए। और देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 1। तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है। तो ये एक तरीके से जनरल सॉल्यूशन है। और यहाँ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला, क्योंकि हमें कंडीशन दे दी थी कि x की और y की पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करिए, तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा था। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ ठीक है, अब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू a का रूट एंड x की पावर 3/2। अब अगर आप इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करेंगे, dy/dx प्लस pxy इज इक्वल टू q ऑफ x, तो क्या मिलेगा आपको? कि p ऑफ x तो हमारा क्या है यहाँ पे? 0। 0 ही है ना, और तो कुछ है भी नहीं। और qx क्या दे रखा है हमें? qx हमें गिवन कर रखा है कितना? √a x⁴ 3/2। तो अगर हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो क्या होगा हमारे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁴ इंटीग्रेशन 0 dx विच इज e⁴ 0 विच इज 1। तो y इंटू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट qx कितना है? √a x⁴ 3/2 इंटू 1 dx। ठीक है, तो √a तो हमारा कांस्टेंट है, तो √a तो आउटसाइड आ जाएगा। इंटीग्रेशन x⁴ 3/2 एंड dx। इसका आगे हम सॉल्व करते हैं। वी गेट y इज इक्वल टू अंडर रूट a x⁴ 3/2 का हो गया इंटीग्रेशन x⁴ 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a बाय 5 x⁴ 5/2 प्लस c। अब देखिए सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया है। ठीक है, पर ये सॉल्यूशन हमारा किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी देखिए सारी जगह एक ही फॉर्म में सॉल्यूशन दिया हुआ है, ना कि रूट एक ही फॉर्म में। इट मीन्स हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सी को मैं इधर ले के जा सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ y प्लस c1। अब आप ये नहीं कह सकते सी इधर चला गया माइनस का सी होना चाहिए, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम कैसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी 2/5 अंडर रूट ए एक्स टू द पावर 5/2। एंड अब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं इस रूट ए को हटाने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस सी वन का स्क्वायर 4/25। रूट ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए, और ये हो गया एक्स टू द पावर 5। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 25 y प्लस सी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स टू द पावर 5। और अब हम हमारा ऑप्शन चेक करेंगे। तो 25 y प्लस सी का होल स्क्वायर, पहली चीज तो मैच कर रही है, 25 y प्लस सी का होल स्क्वायर। एंड राइट हैंड में साइड में क्या है, 4a एक्स टू द पावर 5। तो 4a एक्स का क्यूब कैंसिल, 25a एक्स टू द पावर कैंसिल, 4a एक्स टू द पावर 6। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, हमेशा आपको चेक करना है कि पी एक्स क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y से मल्टीप्लाई करना है, क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन आएगा उसको ऑप्शन के हिसाब से आपको देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जैसे हम यहाँ पे, ये हमें सॉल्यूशन तो मिल गया था, ये हमारा आंसर था, पर सिंस हमें सारे के सारे ऑप्शंस में रूट ए की बजाय एक ही फॉर्म में आंसर्स दे रखे थे। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। तो ये थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बर्नौली के बारे में। बर्नौली से भी क्वेश्चन आते हैं, तो 99% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा या फिर बर्नौली से आएगा। कोई 1% चांसेस हैं कि आरपीएससी आपको बाकी अदर में से दे दे, जैसे सेपरेबल मेथड से दे दे, या होमोजीनियस से दे दे, या फिर एग्जैक्ट से। हालांकि हम इन तीनों को भी देखेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इन दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।